साकेत बिहारी साकेत बिहारी और शर्मा जी भी। साकेत बिहारी शर्मा जी आपके इस इलाके के यानी आपके इस जनपद के प्रभारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही सम्मानित नेता आदरणीय अजीत यादव जी, हमारी बहन जिनसे मेरी मुलाकात तो आज ही हुई, लेकिन बहुत ही मुस्कान और जनता के लिए समर्पित आपकी विधायिका बहन शोभा जी, जिनका रिश्ता एक सियासी परिवार से है और लगातार राजस्थान विधानसभा में आप सब लोगों के आशीर्वाद से और आप सबके संघर्ष से वो विधायक चुनकर पहुंच रही है। उसके पहले उनके पति की भी बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने राजस्थान की विधानसभा में आपका प्रतिनिधित्व करने का काम किया। हमारे बड़े पुराने दोस्त यानी स्वयं यूथ कांग्रेस के समय के साथी भाई जुबेर खान साहब, आदरणीय अजीत यादव जी के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो दूसरे प्रभारी लगे हैं मोहतरम साजिद भाई, संचालक महोदय जो कि बहुत ही ऊर्जावान और क्रांतिकारी वक्ता है और जब भाषण करते हैं तो बहुत गौर से लोग बात को सुनते हैं। आपकी बात मैं भी बड़े गौर से सुन रहा था। देखना तकरीर की लज्जत की जो उसने कहा, हमने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में। मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोग, जिसमें धौलपुर शहर और धौलपुर देहात दोनों ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सम्मानित पदाधिकारी और जिम्मेदारान इस मीटिंग में आए। बुलाने के पीछे जैसा कि सभी वक्ताओं ने कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की चयन की प्रक्रिया अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आदरणीय खड़गे साहब, श्री राहुल गांधी जी, श्री केसी वेणुगोपाल जी और पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व के निर्देश पर इस संगठन सृजन अभियान का काम पूरे देश में चल रहा है। और संगठन सृजन के पीछे जो बुनियादी विचार है वो ये है कि देश के सामने जो मोदी और अमित शाह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी शाह और तानाशाह के खिलाफ जो वैचारिक और राजनीतिक लड़ाई है, उस लड़ाई को धार भी देना है और न केवल धार देना है बल्कि आने वाले आगामी 2028 के विधानसभा के चुनाव में और आगामी 2029 के लोकसभा के चुनाव में इनका फिरकापरस्त सांप्रदायिक देश विरोधी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देकर कांग्रेस के विचार के साथ श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनाने का काम है। राजस्थान को हम लोग बड़ी उम्मीद के साथ देखते हैं। हम लोगों से मुराद जो भी पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और नेता है वो बहुत उम्मीद के साथ राजस्थान को देखता है। इस तमाम भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति के खिलाफ और उनकी कोशिश के बाद भी राजस्थान में बेशक भाजपा की सरकार बन जाती हो, लेकिन हमें इस बात को कहते हुए गर्व होता है राजस्थान की जो तासीर है, राजस्थान का जो मिजाज है, यहाँ की जमीन की जो खुशबू है और यहाँ से जो राजनीति का संदेश जाता है वो संदेश बुनियादी तौर पर गांधी के विचारों के साथ, अंबेडकर के संविधान के विचारों के साथ है, गोडसे और शाह और ताना के साथ था और मैं कभी आगे बढ़ सकता पंजाब में था। और ये पूरा विचार इसलिए है, बात को मैं बहुत संक्षेप में ही करना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि बात निकली है इसलिए क्या बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। गालिब का बड़ा मशहूर शेर है। मैं आपसे ये जरूर अर्ज करना चाहता हूँ, मैं अभी पंजाब में था फरीदकोट में और मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा। मैंने एमए किया इतिहास में, एमफिल किया इतिहास में
और मैं हमेशा से पूरे आज़ादी के आंदोलन को जब देखता हूँ और समझता हूँ, और पंजाब जाकर मुझे वो और ताकत मिली कि मैं जब पूरे आज़ादी के आंदोलन को देखता हूँ तो मुझे इस बात पर गर्व है कि कांग्रेस के लोग तो आज़ादी के आंदोलन में थे ही, देश की जनता उस आज़ादी के आंदोलन को ताकत भी दे रही थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान हिस्सा, नेतृत्व, उनका विचार और उस जमाने में संघ के लोग पूरे आजादी के आंदोलन में कहीं दूर दूर तक संघियों का और भाजपाइयों का कोई लेना देना नहीं था। हमने इस देश के लिए शहादत और कुर्बानी दी है, वो गांधी की हो, वो अशफाकुल्लाह खां की हो, वो शहीद आजम भगत सिंह की हो, वो राजगुरु की हो, वो सुखदेव की हो। और मुझे, मैं आपसे अर्ज करूं कि मैं पंजाब से 2 दिन पहले लौटा हूं और आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूं, और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि चूंकि पंजाब से लौटा हूं इसलिए आज़ादी की तहरीक को पंजाब से ही जोड़ता हूं कि शहीद आजम भगत सिंह 23 साल और 6 महीने में फांसी के फंदे पे चढ़े थे। सुबह 4 बजे फांसी, 6 बजे फांसी होनी थी। इतने लोग इकट्ठा हो गए कि शाम को ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने जेल के अंदर उनको फांसी की सजा कर दी। भगत सिंह को फांसी किया, भगत सिंह के साथ राजगुरु को किया, राजगुरु के साथ सुखदेव भी किया। हजारों लोग जब बाहर इकट्ठा होने लगे तो जेल की पीछे की दीवार खुली, और आपको पता है कि नहीं पता है कि भगत सिंह और उनके साथियों के शरीर के टुकड़े कर दिए उन्होंने, काट काट के बोरे में भर दिया, पीछे डालकर ट्रक में ले जाकर फरीदकोट के पास हुसैनिया करके जगह है, वहां पे भगत सिंह की बॉडी को जलाने लगे। और जब बॉडी जलने लगी तो वहां पर लोग इकट्ठा होने लगे, तो भगत सिंह के और उनके साथियों के शव के टुकड़े को उन्होंने सतलज नदी में डाल दिया और भाग गए। सुबह लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा भगत सिंह को यहाँ पर उनकी बॉडी है, तो फिर गोताखोर गए, उन्होंने बॉडी निकाली और बॉडी निकालने के बाद उन्होंने फिर वापस उनको जलाया, उसको श्रद्धांजलि दी। और दूसरे दिन लाहौर में जब यात्रा निकली तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, उस जमाने में 10 किलोमीटर का लंबा फासला और सफर हुआ और लोगों ने शहीद आजम भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी। मैं ये पूरी आज़ादी की तहरीक को इसलिए यहाँ पर बयान कर रहा हूँ कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े, गरीब और अमीर जब आज़ादी की लड़ाई को लड़ रहे थे तो ये तमाम संघी और ये तथाकथित राष्ट्रवाद के जो ठेकेदार बने घूम रहे हैं देश के अंदर और ये फैसले कर रहे हैं, ये मुल्क का गद्दार है और ये मुल्क का वफादार है। ये बैठकर दिल्ली में सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, ये जयपुर में बैठकर सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, हम राष्ट्रवादी है। ये घोर राष्ट्र के खिलाफ पहले भी थे और आज भी ये संघी और चट्टीदारी राष्ट्र के खिलाफ है और सिर्फ नफरत की सियासत कर रहे हैं। गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल और अंबेडकर का जो विचार था, जो शहीद आजम भगत सिंह का, सुखदेव का, राजगुरु का विचार था, ये उस पूरे विचार के खिलाफ है। नफरत की तुम बात करते हो। 1947 में दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद पर मौलाना आजाद खड़े हुए और जी मौलाना आजाद 1947 में दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद पर खड़े होकर मौलाना अबुल कलाम आजाद फरमाते हैं कि कोई फरिश्ता आसमान की बुलंदी से उतरे और कहे कि हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान अलग हो जाएगा और ये मुल्क आजाद हो जाएगा। मौलाना आजाद फरमाते हैं कि मैं ऐसी आजादी को ठोकर मारता हूं, मुझे आजादी स्वीकार करो। मूल विचार पर हमला, इस देश के मूल विमर्श पर हमला, नफरत की सियासत करके राजस्थान में सरकार बना ली, सरकार हटानी है तो उसका एक रास्ता संगठन को खड़ा करने का भी है। जिला अध्यक्ष तो एक बन जाए, लेकिन क्या एक जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष चुनाव जितवा लेगा? क्या एक जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष लोकसभा का चुनाव जितवा लेगा? मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, मेरा बड़ा लंबा रिश्ता संगठन से है। मैं कांग्रेस की छात्र शाखा का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा। आप सब लोग के आशीर्वाद से दिल्ली विश्वविद्यालय के 7 चुनाव लड़वाए और विद्यार्थी परिषद की दुकान दिल्ली विश्वविद्यालय में बंद कर दी। आपके आशीर्वाद से युवा कांग्रेस में काम करने का सौभाग्य मिला। खुद विधायक उत्तर प्रदेश की बड़ी मुश्किल सीट से जीत कर आया। एक बात मैं अपने अनुभव के आधार पे, और आप तमाम लोग मुझसे ज्यादा अनुभवी और समझदार लोग हैं, संगठन बेसिकली टीम वर्क, सबको इकट्ठा करना पड़ेगा। सारे लोग, कोई एक आदमी सोचे कि मैं जिला अध्यक्ष बन गया, मैं क्रांति कर दूंगा, संभव नहीं है। ये टीम वर्क है, लोगों को जोड़ने का काम। जो लोगों को जोड़ लेगा वो सफल होगा। हम तो कोशिश करेंगे कि जिले में जो सबसे बेहतरीन आदमी हो,
जिसमें लोगों को जोड़ने की काबिलियत हो, और काबिलियत के साथ साथ वैचारिक रूप से जो कांग्रेस पार्टी को भी समझता हो, देश की और राज्य की और जनपद की तासीर को और मिजाज को भी समझता हो, और जो मजबूती के साथ तिरंगे झंडे को लेकर राहुल गांधी के कदम से कदम मिलाकर लड़ने का जज्बा रखता हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा साथी जिला अध्यक्ष अगर बनेगा तो इस जनपद के अंदर और इस पूरे क्षेत्र के अंदर तिरंगे के विचार के साथ कांग्रेस पार्टी के लोग मिलकर, और इसके लिए आवश्यक एक ही बात है, आवश्यक बात यह है कि सब लोग सहयोग करें, और हमारा प्रयास होगा कि जिला कांग्रेस कमेटी में एक अध्यक्ष हो, उसके नीचे की जो कमेटियां हैं, कमेटियों के नीचे जो गांव की कमेटियां हैं, गांव की कमेटियों के नीचे जो मोहल्ले की कमेटियां हैं, अगले चुनाव में मजबूती के साथ हम लोग खड़े हो। किसी को विश्वास था लोकसभा के चुनाव में कि कांग्रेस पार्टी 100 सीटें 99 सीट हम जीते, किसी को विश्वास था? कांग्रेसियों को हम लोग बात करते थे तो लोग कहते थे 50 सीट 60 सीट। कांग्रेसी डरे हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मोदी 400 पार हो जाए। शाह और तानाशाह के हालात ऐसे थे, लोग कहते थे 370 और 400 पार हो सकता है, लेकिन देश की जनता ने विश्वास व्यक्त किया और मोदी अयोध्या में चुनाव हारे। मोदी खुद का चुनाव, मैंने बनारस में 10 दिन काम किया है प्रियंका गांधी जी के कहने पे। मैं आपसे कहूं 200 करोड़ रुपए बीजेपी ने बांटे। अमित शाह जी हवाई जहाज पकड़ के आते थे, 10 दिन लगातार ताल में रहते थे और हर आदमी को खरीदने की कोशिश कर रहे थे। आपके औकात 10 लाख के 10 लाख ले लो, आपकी 50 लाख है 50 लाख ले लो, आपका एमएलसी बनना है एमएलसी बन जाओ, आपका चेयरमैन बनना आप चेयरमैन बन जाओ, जो जिसकी हैसियत है उसको खरीद लो। उसके बाद भी मैं बनारस की और वाराणसी की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जो तथाकथित क्या कहा उन्होंने, नॉन बायोलॉजिकल है, भगवान का अवतार है, खुद ही बोल दिया मोदी ने कि मुझे लगता है, क्या बोला था शब्द, नॉन बायोलॉजिकल। भगवान ने मुझे सीधा भेजा है। मैं मतलब जो इंसान पैदा होता है कि माँ बच्चे को पैदा करती है, मैं नॉन बायोलॉजिकल जैसे माँ, इंसान कैसे पैदा होता है, माँ बच्चे को जन्म देती है। तो उनका ये कहना था कि भाई मैं तो, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, यानी अवतार हूं मैं, अवतारी पुरुष खुद ही घोषित कर दिया। जैसे मैं कहते हैं नबी ने खड़े होकर कहा रसूलुल्लाह ने कि मैं नबी हूं। भगवान राम अवतार थे, भगवान श्री कृष्ण अवतार थे, हजरत ईसा को ईसाई मानते हैं कि साहब खुदा के भेजा हुआ बंदा था। तो अब मोदी साहब ने कह दिया कि मैं तो साहब अवतार हूं, लेकिन इस अवतार का इलाज अगर किसी ने किया तो देश की जनता ने किया। 240 लोकसभा में टिक गए और बनारस में गिरते पड़ते मोदी जीता। अगर हमने थोड़ा और मेहनत करनी होती, मध्य प्रदेश में हमारी सीट आ गई 0, दिल्ली में हमारी सीट आ गई 0, राजस्थान वालों ने फिर भी थोड़ा इज्जत बचा ली कि यहाँ से हम लोग 11 सीटें जीते, 8 कांग्रेस की और 3 गठबंधन की। तो वो क्या है, राज साहब का एक और शेर है, कहाँ गए सर, राज साहब का एक शेर और बड़ा अच्छा है कि मेरे हुजरे में रही और कहीं पर रख दो। हुजरा समझते हैं, फकीर की कुटिया, मेरे हुजरे में रही और कहीं पर रख दो, आसमां लाए हो ले आओ, जमीन पर रख दो। अब कहा, मेरे हुजरे में रही और कहीं पर रख दो, आसमां लाए हो ले आओ, जमीन पर रख दो। अब कहा ढूंढने जाओ कि हमारे कातिल आपको कत्ल का इल्जाम नहीं दे रहे। हमने तो 40 लोकसभा की सीटें और देश में हम जीत गए होते तो आज ये शाह और तानाशाह की दुकानदारी बंद हो गई होती और आधे तो इसमें भ्रष्टाचार में जेल में बंद होते और बाकी बाहर है। लेकिन जो हो गया वो हो गया। अब आगे हम लोगों को करना यह है कि राजस्थान को बहुत उम्मीद के साथ देश देख रहा है। राजस्थान ने अगर फैसला कर लिया तो देश उसी रास्ते पर चलेगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि संगठन सृजन में आप सबका सहयोग मिलेगा। मजबूत संगठन, एकीकृत संगठन, जनता का संगठन, कांग्रेस के विचार का संगठन, लोकतंत्र और संविधान को बचाने का संगठन, लोगों में मोहब्बत फैलाने का संगठन, जो राहुल गांधी का संकल्प था कि हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, जो संदेश भगवान राम का था, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जो श्री कृष्ण का था, जो हजरत ईसा का था,
जो अफ्रीका में मंडेला का था, जो बर्मा में सूकी का था, जो भारत में गांधी का था, मोहब्बत का, अमन का, शांति का, सौहार्द का, कौमी यकजहती का, भाईचारे का, इंसानी रिश्तों का वो पैगाम राहुल गांधी और सोनिया गांधी का है। और उस संदेश को और उस विचार को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे, ऐसा हम संकल्प लेते हैं और हम राहुल गांधी के साथ और इस विचार के साथ संविधान और लोकतंत्र बचाने की इस लड़ाई में हम सब साथ खड़े हैं। और मैं आप सब से इस सदन में यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि जरा दोनों हाथ उठाकर इस समर्थन का ऐलान करिए कि हाँ, राहुल गांधी के विचार में, संविधान और लोकतंत्र के विचार में हम मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ और अपने नेता राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। जोरदार ताली करता हूँ। बहुत ही क्रांतिकारी बहन है, अभी हमसे कह रही थी कि मूलतः ये झांसी की है, हमारे प्रदेश की है, इसलिए मैं बार बार बहन कह रहा हूँ। और गहलोत साहब इनको वैसे भी कहते हैं कि झांसी की रानी है, तो झांसी की रानी ने भी लड़ाई लड़ी थी और बहन हम अपनी बहन भविष्य की कामना करते हैं। हमारे पुराने एनएसयूआई के साथी भी है, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी है और हमारे भाई ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के आप अध्यक्ष हैं और आप निजामत के फराइज बहुत खूबसूरती के साथ बेहतरीन उर्दू जुबान में आप अपनी बात को अदा कर रहे थे। हालांकि पूरी निजामत के फराइज आपने अंजाम नहीं दिए। माननीय संचालक महोदय आ गए जो कि मोदी से भी ज्यादा लंबा भाषण देने का मेरा हुनर है और हम कहते हैं मोदी को बहुत, हमारे यहाँ तो एक कार्यकर्ता भी मोदी को गिरा सकता है, तो ऐसे हमारे जोरदार कार्यकर्ता है जिसका लंबा भाषण बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत में बहुत खूबसूरती के साथ बहुत उम्दा तरीके से गुफ्तगू का आगाज भी किया और न सिर्फ आगाज किया बल्कि नहायत सलीस और उम्दा जुबान में आपने शुरुआती अल्फाज कहे। मैं आपकी बात को पूरी तरह से इंशाअल्लाह अगले 1-2 दिन में जरूर सुनूंगा और आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पे आए और आप सबका सहयोग मिलेगा। एक एक साथी से मैं उम्मीद करता हूँ कि 1-to-1 की बातचीत होगी और आपका जो विचार होगा वो विचार मैं केंद्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी से कहूँगा। मैंने पहले भी कहा कि खुदा की कसम उनके लिए जिनका खुदा की जात में थी, भगवान की कसम उनके लिए जिनका भगवान की जात में थी और वाहिगुरु वाला यहाँ कोई है नहीं जो कोई पंजाब से सीधा रहा हूँ, इसलिए वाहिगुरु की भी कसम खा के मैं ये कहता हूँ कि खुदा की कसम जो आपकी बात होगी, जो सच होगा, जो सही बात होगी, बगैर किसी नेता के दबाव के, बगैर किसी की बात सुने हुए इसलिए पीछे साहब आप लोग आए हैं, हमारी बात पर यकीन कर राहुल गांधी की बात पर यकीन करके आए हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी और जवाबदारी भी बनती है कि हम आपकी बात की इज्जत भी करें और एहतराम भी करें। वफाओं से नहीं आता हमें दामन चुरा लेना, वफाओं से नहीं आता हमें दामन चुरा लेना, तो वे पर जान दे देंगे कभी तो बात ना उन्हीं बातों के साथ थोड़ा आपको एक पर्ची भी भरनी पड़ेगी कि आपका नाम क्या है, आपके गांव का नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपकी शिक्षा क्या है। हालांकि शिक्षा बहुत बेटर इसलिए भी नहीं करती है कि बहुत सारे लोग शिक्षित नहीं है, लेकिन बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों से भी बहुत बड़ा काम करते हैं, तो कोई उसमें शर्म की बात नहीं है। जो शिक्षित है वो लिख देंगे और जो शिक्षित नहीं है वो जो भी उनकी क्वालिटी है वो लिख देंगे। एक साहब का बेटा जब यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया तो पिताजी ने कहा कि आपने कितनी पढ़ाई की, तो उन्होंने कहा कि हमने एमए की डिग्री हम ले आए। बोले बेटा थोड़ा शिक्षा भी लेना डिग्री तो आप ले आए। तो इसलिए मैं ये गुजारिश करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। एक एक साथी अपनी डिटेल दे देगा और वो डिटेल हम अपने डेटा में डाल देंगे ताकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सीधे आपको जरूरत पड़ने पर संदेश भी दे सके और आपको सूचना भी दे सके अगर कहीं कोई आवश्यक बात होती है। पूरा मंच का सभी साथी है, युवा कांग्रेस सेवा दल महिला कांग्रेस के साथ सामने बैठे हुए सबसे महत्वपूर्ण